तो आज हम एक ऐसी खोई हुई सभ्यता की कहानी को समझने वाले हैं जिसे हम किसी लिखी हुई कहानी से नहीं बल्कि उस कला से जानेंगे जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए सीधे इस रहस्य की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी, बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता थी जो अचानक ही जैसे गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई कुछ ऐसी कलाकृतियां जो आज भी हमें हैरान करती हैं। ये मूर्ति उन्हीं में से एक है जिसे हम प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहते हैं। ये कौन थे? कोई राजा या कोई बड़ा पुजारी? यही सवाल हमें उनकी दुनिया में और भी गहराई तक ले जाता है। तो समझिए, आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो एक जासूसी कहानी की तरह है। यहाँ कोई लिखा हुआ सुराग नहीं है, बस ये कलाकृतियां हैं और इन्हीं के जरिए हमें उन रहस्यमयी लोगों को समझना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबूतों की पहली कड़ी को, वो दुर्लभ बेहतरीन मूर्तियां जो उस समाज की औपचारिक कला की एक झलक देती हैं। इस मूर्ति की बारीकियों को जरा देखिए। ये सिलखड़ी पत्थर से बनी है। उन्होंने जो शॉल ओढ़ी है उस पर त्रिफुलिया डिजाइन है। आंखें आधी बंद हैं, जैसे कोई गहरे ध्यान में हो। ये शांत औपचारिक मुद्रा उनके समाज के बारे में हमें क्या बताती है? क्या उनके शासक या नेता ऐसे ही शांत और ध्यानमग्न होते थे, या ये सिर्फ एक कलात्मक अंदाज था? अच्छा, सिर्फ पत्थर नहीं, उनकी एक और कमाल की कला थी कांसे की ढलाई। और इसके लिए वो एक बहुत ही एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग या लुप्त मोम ढलाई। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता था ये समझना बहुत मजेदार है। पहले मोम की मूर्ति बनती, फिर उस पर गीली मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती। जब उसे गर्म करते तो सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता और अंदर मिट्टी का एक खोखला सांचा बच जाता। फिर उस सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता और ठंडा होने पर मिट्टी को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती। और मजे की बात यह है कि आज भी कलाकार बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। और उनकी सबसे प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति डांसिंग गर्ल या नर्तकी जो मोहनजोदड़ो में मिली थी, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी? सिर्फ 4 इंच। जरा सोचिए, इतने छोटे से आकार में इतनी बारीकी, वो आत्मविश्वास, वो भाव, इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। वाकई उनकी कला का एक बेजोड़ नमूना है ये। तो ये तो हुई बड़े लोगों या खास मौकों की कला। अब जरा देखते हैं कि आम लोगों की कला कैसी थी, जो पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से बनी थी। ये स्लाइड एक बहुत ही जबरदस्त फर्क दिखाती है। एक तरफ वो औपचारिक गंभीर पुजारी राजा है और दूसरी तरफ ये हाथ से बनी मातृ देवी की मूर्तियां जिनमें एक अपनापन है, एक सादगी है। ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां शायद आम घरों में पूजा के लिए रखी जाती होंगी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां ही नहीं बनाते थे, वो खिलौने भी बनाते थे, जैसे ये पहियों वाली गाड़ी या सीटियां और जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां। ये चीजें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन में, उनके बच्चों के खेलकूद में झांकने का एक अनोखा मौका देती हैं। अब आते हैं उन चीजों पर जो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहचान है, उनकी मोहरें। हजारों की तादाद में मिली हैं ये, और हर एक अपने आप में एक कहानी और एक रहस्य समेटे हुए है। जरा इनकी बारीकी तो देखिए। ये मोहरें मुश्किल से 2 इंच की होती थीं और उन पर इतनी शानदार नक्काशी। इनमें सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर की आकृति मिलती है जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। इसका क्या मतलब था? क्या ये कोई पवित्र जानवर था या किसी बहुत शक्तिशाली कबीले का निशान? ये आज भी एक पहेली है। तो सवाल यह है कि इनका इस्तेमाल किस लिए होता था? तो माना जाता है कि ये एक तरह से आज के आईडी कार्ड या कंपनी स्टैंप की तरह थे। शायद व्यापार के सामान पर निशान लगाने के लिए या फिर अपनी पहचान बताने के लिए लोग इन्हें पहनते भी होंगे। लेकिन इन जानवरों के ऊपर जो है वो इन मोहरों का सबसे बड़ा रहस्य है। ये निशान, ये प्रतीक, ये एक अनसुलझी लिपि। और यही वो पहेली है जिसने बड़े बड़े जानकारों को आज तक उलझा रखा है। हजारों मोहरें मिली हैं, पर उन पर लिखी इस भाषा को आज तक कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। अच्छा, कला सिर्फ मूर्तियों और मोहरों तक ही सीमित नहीं थी, वो उनके रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा थी, और ये बात उनके बर्तनों और गहनों में साफ दिखती है। उनके मिट्टी के बर्तन ही देख लीजिए, मतलब पानी और अनाज रखने के बर्तन भी कितने खूबसूरत बनाते थे वो लोग। ज्यादातर बर्तन चाक पर बनते थे, लाल रंग के होते थे और उन पर काले रंग से तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि उनके लिए सुंदरता रोजमर्रा की चीज थी।
और जब बात सजने संवरने की आती थी तो वो किसी से पीछे नहीं थे। देखिए जरा किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था। सोना, चांदी, कार्नेलियन और जैस्पर जैसे कीमती पत्थर, तांबा, कांसा, यहाँ तक कि शंख, हड्डी और पकी हुई मिट्टी से भी गहने बनाए जाते थे। ये दिखाता है कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था और उनके कारीगर कितने हुनरमंद थे। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कुछ गहने तो मर्द और औरतें दोनों पहनते थे, जैसे हार, बाजूबंद या अंगूठियां। लेकिन कुछ चीजें खास तौर पर महिलाओं के लिए थीं, जैसे करधनी, झुमके और पायल। इससे एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो सजने संवरने और सुंदरता को काफी महत्व देता था। अब आते हैं शायद सबसे मशहूर और सबसे जटिल मोहर पर। इसे पशुपति मोहर कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है और उसके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। कई जानकार मानते हैं कि ये शायद भगवान शिव का एक बहुत ही शुरुआती रूप है। पशुपति यानी जानवरों के देवता। ये उनकी गहरी धार्मिक और पौराणिक सोच की तरफ इशारा करता है। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर तस्वीरों से बनी उनकी कहानी इतनी गहरी और उलझी हुई है तो जरा सोचिए, उनकी उस खामोश लिपि में जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए और कितने राज दफन होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है।